Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, we are going to take genetics forward और genetics के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। बेटे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का पहला क्वेश्चन जो करेंगे वो आपके स्क्रीन पे आया है एंड इट इज सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। एक्चुअली इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये है व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल और उसके बाद सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के ऊपर आता है दैट इज हाउ यू विल प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। पहले जेनेटिक मटेरियल है क्या। बेटे जेनेटिक मटेरियल एक ऐसी सबस्टेंस होती है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द प्रोग्रामिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मेरा अबाउट द प्रोग्रामिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म से मुराद ये है कि ये वो सबस्टेंस होगी जो एक ऑर्गेनिज्म के फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखती होगी। ओके, वो जेनेटिक मटेरियल इज अ सबस्टेंस विच कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रामिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, जेनेटिक मटेरियल वो सबस्टेंस होगी बेटे जिसके अंदर कुछ फीचर्स होंगे। सर कौन से फीचर्स? जेनेटिक मटेरियल इज अ सबस्टेंस विच फुलफिल्स फॉलोइंग क्राइटेरिया। बेटे पहली बात कि ये सबस्टेंस होनी चाहिए हर एक सेल में, ये तो जरूरी है। और उसके बाद इसमें जो इंफॉर्मेशन होगी वो ओपन स्टेट में नहीं होनी चाहिए बल्कि वो इंफॉर्मेशन कोडेड स्टेट में होनी चाहिए। हमारे लिए ये समझना बहुत आसान है बेटे। आजकल के जमाने में देखिए हमारे पास मेमोरी चिप होती है बेटे, यानी मेमोरी कार्ड जो हम मोबाइल फोन में इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो कोडेड स्टेट में होती है। और जब वही इंफॉर्मेशन वो एक्सप्रेस करता है तो 2 दिन 3 दिन वो कंटिन्यूअसली बोलता रहेगा। इसी तरह जेनेटिक मटेरियल एक ऐसी सबस्टेंस है जिसमें इंफॉर्मेशन ओपन स्टेट में नहीं बल्कि कोडेड स्टेट में होगी। ओके, और कोडेड स्टेट में इंफॉर्मेशन रखने की वजह से कम स्पेस चाहिए। ओके, ताकि ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये एक कम स्पेस सेल के अंदर पकड़ ले। ओके, दूसरी बात शुड पोजेस ग्रेट डाइवर्सिटी। हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म्स जो है ये डाइवर्सिटी रखते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के ऑर्गेनिज्म्स है बेटे। साइंटिस्ट्स के लिहाज से देयर आर 7 मिलियन स्पीशीज। ओके, और एक स्पीशीज के अंदर बेटे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी इंडिविजुअल्स में होती है। तो ये जो डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म्स में है इस डाइवर्सिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल, और उस जेनेटिक मटेरियल में भी इस डाइवर्सिटी की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो शुड पोजेस बेटे क्या? ग्रेट डाइवर्सिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द डाइवर्सिटी फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ओके, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, शुड पोजेस ओकेजनल पावर ऑफ चेंज। और उस ओकेजनल पावर ऑफ चेंज को हम बताते हैं म्यूटेशन। यानी जेनेटिक मटेरियल वो सबस्टेंस है जिसमें ओकेजनली चेंज होने का पावर भी हो और उस चेंज को हम म्यूटेशन बताते हैं। और इसके बाद जो चौथा पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेनेटिक मटेरियल जो है ये ऐसी सबस्टेंस है जिसके पास पावर ऑफ रेप्लिकेशन है, यानी ये अपनी कॉपीज बनाने का पावर रखनी चाहिए बेटे। एज सच जब इसके पास ये एबिलिटी है तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है जब वो अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज बनाएगा उनको वो सेंड करेगा इनटू ऑफस्प्रिंग्स। ओके, वो दैट मींस इस तरह से ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होगी। तो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? शाबाश, should contain information in coded form। दूसरी बात should possess great diversity। तीसरी बात should possess power of mutation। और last but not least that is should possess power of replication। बेटे एक डिबेट चल रहा था कि क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। ओके, जब देखा गया कि प्रोटीन जो है ये बने हैं 20 डिफरेंट एमाइनो एसिड से, तो इनमें ग्रेट डाइवर्सिटी होगी, यानी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, बिकॉज डीएनए जो है ये 4 न्यूक्लियोटाइड से बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो आप मुझे बताइए 4 न्यूक्लियोटाइड ज्यादा डाइवर्सिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या
20 डिफरेंट एमाइनो एसिड्स ज्यादा डाइवर्सिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर सीधी सी बात है, 20 डिफरेंट एमाइनो एसिड्स ज्यादा डाइवर्सिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो डाइवर्सिटी जो है ये ग्रेट हो सकती थी किसकी बेटे? प्रोटीन की। लेकिन प्रोटीन बेटे पिछड़ गया। कहां पे बेटे? जब बात आई रेप्लिकेशन की, प्रोटीन के पास रेप्लिकेटिंग पावर नहीं है, तो हेंस ये कंक्लूड किया गया कि डीएनए के पास पावर ऑफ रेप्लिकेशन भी है, इसलिए डीएनए होना चाहिए क्या? जेनेटिक मटेरियल। आप नोट को पढ़िए बेटे, जो यहां पे मैंने लिखा है, प्रोटीन्स लैक पावर ऑफ रेप्लिकेशन एंड हेंस कैन नॉट बी जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए पोजेस ऑल अबव फीचर्स। जो एक क्राइटेरिया है, 4 फोल्ड क्राइटेरिया जो मैंने आपके सामने, या बाकी फीचर्स भी जो क्राइटेरिया में है, डीएनए उन फीचर्स को फुलफिल करता है एंड हेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां, एंड हेंस शुड बी जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। लेकिन बेटे हम इस शुड को कन्वर्ट करेंगे इज में, यानी हम बाद में बताएंगे डीएनए शुड नहीं बेटे, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और उसके लिए हमें प्रूफ देना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट से। तो हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए। चलिए बेटे, इसी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को हम नाम देते हैं सर्च फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आ रहा है कि डीएनए को साबित किया गया कि इट इज द जेनेटिक मटेरियल बाय 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एक एक्सपेरिमेंट कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, और दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट, और दैट्स कॉल्ड ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। चलिए पहले एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। बेटे ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, मैं आपके सामने ये पहले एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए बेटे मेरे पास यहां 1000 बैक्टीरियल सेल्स है, राइट? बैक्टीरियल सेल्स 1000 है। इन बैक्टीरियल सेल्स में से कोई सेल मर गई बेटे, ओके, और उसका जो डीएनए है वो डीएनए बेटे फ्रैगमेंटाइज हुआ, राइट? वो फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हुआ, और बाकी जो यहां पे 999 बैक्टीरियल सेल्स है, उनमें से कोई एक सेल बेटे, शाबाश शाबाश, एक सेल ऐसी है जिसके पास एबिलिटी है कि वो इन शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स को अपने अंदर ले सकती है। बेटे आउट ऑफ 999 सेल्स में ये किसी सेल के पास ये एबिलिटी होगी, और इस एबिलिटी को कहते हैं पावर ऑफ कॉम्पिटेंस। यानी पावर ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब है पावर ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब है द एबिलिटी ऑफ टेकिंग द डीएनए इन, ओके। जो ही ये डीएनए फ्रैगमेंट अंदर जाएगा, इसको ये बैक्टीरियल सेल अपने डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करेगी, और इस तरह से इस बैक्टीरियल सेल में जीन्स में चेंज आएगी, और उस चेंज को हम नाम देंगे बेटे ट्रांसफॉर्मेशन। टेकिंग ऑफ नेकेड डीएनए बाय कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल मीडियम, power of competence, and because of this power of competence, when they take the DNA, that DNA brings about the genetic change in the competent cell, and this change is called as transformation. आइए बेटे इसके बाद, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किसने किया? ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया बेटे फ्रेडरिक ग्रिप्त ने in 1928, जब उसने काम किया ओवर ए बैक्टीरियम डिप्लोकोकस नमूनी, या जिसका दूसरा नाम न्यूमोकोकस है और तीसरा नाम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है, और उसने काम किया रैट के ऊपर। याद रखिए बात बेटे, ये डिप्लोकोकस नमूनी बैक्टीरियम जो है ये काज करता है नमूनिया इन मैमल्स इंक्लूडिंग रैट, ओके। और इसके 2 टाइप्स है, 2 स्ट्रेन्स इस डिप्लोकोकस नमूने के है। एक स्ट्रेन या एक टाइप एस टाइप बैक्टीरिया कहलाता है, और दूसरा है आर टाइप। जो एस टाइप है इसके सरफेस पे, यानी इस बैक्टीरियम के सरफेस पे प्रेजेंट होती है एक लेयर बेटे पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स की, और इस लेयर का नाम है बेटे कैप्सूल, ओके। और इस कैप्सूल की बुनियाद पे जब ये बैक्टीरियम जाएगा होस्ट के अंदर, वहां होस्ट का डिफेंस मैकेनिज्म इस बैक्टीरियम को इस कैप्सूल की बुनियाद पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, तो henceforth इट विल बी एबल टू कॉज नमोनिया। इसलिए ये एस टाइप जो है बेटे, यही एस टाइप डिजीज कॉज करता है, एंड हेंस इज पैथोजेनिक और वायरुलेंट, मींस डेंजरस टाइप ऑफ डिप्लोकोकस नमोनी, ओके बेटे। दैट मींस इसको एस टाइप इसलिए बताते हैं कि इसके सरफेस पे कैप्सूल है, और कैप्सूल जो है वो इसको स्मूथ नेचर देता है, यानी बाहर से बैक्टीरियम स्मूथ नजर आता
होता है। लेकिन दूसरा टाइप जो है वो आर टाइप बैक्टीरियम है, और आर टाइप बैक्टीरियम के ऊपर बेटे कोई कैप्सूल नहीं होता, इसकी सरफेस रफ नजर आती है, और जब ये वाला बैक्टीरियम होस्ट के अंदर जाएगा वहां होस्ट का डिफेंस मैकेनिज्म इसको रिकॉग्नाइज करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा, एंड हेंस दिस टाइप ऑफ बैक्टीरियम विल नॉट बी एबल टू कॉज निमोनिया, एंड हेंस इट इज नॉन पैथोजेनिक और ए वायरुलेंट टाइप। ओके, अब देखिए ग्रिफ्थ ने 4 एक्सपेरिमेंट्स किए। 4 एक्सपेरिमेंट्स में से पहला जो उसने किया बेटे, उसने लाइव एस टाइप को लिया, इसको रैट में इंजेक्ट किया और रैट में निमोनिया हुआ एंड रैट डाइड बिकॉज ऑफ निमोनिया। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो उसका रहा था उसमें उसने लाइव आर टाइप लिया। मैंने पहले ही कहा कि लाइव आर टाइप विल नॉट बी एबल टू कॉज निमोनिया। जो ही रैट में इसको इंजेक्ट किया, रैट में निमोनिया नहीं हुआ, इसलिए रैट ने सर्वाइव किया। तीसरा एक्सपेरिमेंट जो उसका था, उसने हीट किल्ड एस टाइप लिया। सीधी सी बात है, एस टाइप हीट देने की वजह से मर गया, और इसको इंजेक्ट रैट में किया, रैट में निमोनिया नहीं हुआ, रैट सर्वाइव कर गया। चौथा एक्सपेरिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट उसका था, उसने क्या किया, उसने लाइव आर टाइप को लिया और हीट किल्ड एस टाइप को लिया, और जो ही इन दो को लिया, इनको मिक्स किया और इनको इंजेक्ट किया रैट में, रैट के अंदर निमोनिया हुआ और रैट डाइड। लेकिन रैट के अंदर निमोनिया कैसे होगा? सर, रैट के अंदर जरूर होना चाहिए लाइव एस टाइप, बिकॉज उसने ऊपर के एक्सपेरिमेंट में डेड एस टाइप इंजेक्ट किया था, लेकिन रैट में निमोनिया नहीं हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में बेटे, यानी चौथे एक्सपेरिमेंट में लाइव आर टाइप जो है और हीट किल्ड एस टाइप जो है, उनको इंजेक्ट करने की वजह से रैट क्यों मर गया? एक्चुअली ग्रिफ्थ ने बताया कि रैट इसलिए मरा कि रैट के ब्लड से मुझे एस टाइप बैक्टीरियम लाइव हासिल हो गए, लाइव एस टाइप मुझे मिले, लेकिन उसने तो लाइव एस टाइप इंजेक्ट ही नहीं किया, उसने तो हीट किल्ड एस टाइप इंजेक्ट किया था अलोंग विद लाइव आर टाइप। फिर ग्रिफ्थ ने कंक्लूड किया कि इस हीट किल्ड एस टाइप से कोई सबस्टेंस किस में चली गई है? लाइव आर टाइप में, और उस सबस्टेंस लेने की वजह से लाइव आर टाइप जो है यही कन्वर्ट हुआ है बेटे किस में? लाइव एस टाइप में, और लाइव एस टाइप ने रैट में निमोनिया काज किया एंड निमोनिया की वजह से रैट मर गया। From last experiment, Griffith concluded that a biochemical substance is transferred कहां से? From heat killed S type into live R type, और उस substance को Griffith ने नाम दिया Griffith principle, और Griffith principle लेने की वजह से R type हो गया ना convert into live S type। Griffith principle converted live R type into live S type. This is called Griffith effect। इसको Griffith ने Griffith effect नाम दिया, ना कि ट्रांसफॉर्मेशन। आइए बेटे, आपके बोर्ड पे बेटे एक एक्सपेरिमेंट और है, लेकिन ये पहले ही एक्सपेरिमेंट के साथ रिलेटेड है। अब ये ग्रिफ्थ इफेक्ट को नाम किसने ट्रांसफॉर्मेशन दिया, और दूसरी बात ये ग्रिफ्थ प्रिंसिपल था क्या? बेटे ये 3 साइंटिस्ट्स हैं, एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टे। इन 3 साइंटिस्ट्स ने बेटे ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट्स को और कैरी ऑनवर्ड किया। आप देखिए, इन्होंने एस टाइप बैक्टीरियम लिया और इस एस टाइप से इन्होंने डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट किया, यानी एस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स को दूर किया, कार्बोहाइड्रेट्स को दूर किया, फिर एस टाइप से सेपरेट किए बेटे इन्होंने प्रोटीन्स, ओके, और फिर एस टाइप से इन्होंने दूर किया बेटे डीएनए, राइट। तो इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को इन्होंने मिलाया किन के साथ बेटे? आर टाइप के साथ, यानी लाइव आर टाइप के साथ, और इधर भी बेटे ये लाइव आर टाइप के साथ, लाइव आर टाइप के साथ, और यहां पे भी बेटे लाइव आर टाइप के साथ। समझ ली ना बात? आर टाइप के साथ। इसके बाद इसको इंजेक्ट किया रैट के अंदर, और रैट में निमोनिया नहीं हुआ, रैट बेटे सर्वाइव कर गया, सर्वाइव्ड। इसको इंजेक्ट किया, इस मिक्सचर को बेटे रैट के अंदर ने सर्वाइव किया। लेकिन जो तीसरा एक्सपेरिमेंट यहां था इनका बेटे, इन्होंने डीएनए को लाइव आर टाइप के साथ इंजेक्ट किया इनटू रैट बेटे। रैट जो है ये डाई हुआ। डाई क्यों हुआ? बिकॉज बेटे रैट में निमोनिया हुआ, और रैट के ब्लड को जब देखा गया उसमें लाइव एस टाइप,
लाइव एस टाइप प्रोड्यूस हुए थे। हालांकि इंजेक्ट किया जाता है लाइव आर टाइप, लेकिन ये लाइव एस टाइप कैसे डेवलप हुआ? सर ये लाइव एस टाइप डेवलप हुआ बेटे, सर ये लाइव एस टाइप डेवलप हुआ बाय टेकिंग डीएनए ऑफ द डेड एस टाइप। और इसी डीएनए को बेटे ग्रिप्त ने नाम दिया था ग्रिप्त प्रिंसिपल, और यहां ये इसको नाम देते हैं इस डीएनए को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और इस चेंज को कि लाइव आर टाइप बाय टेकिंग द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइव एस टाइप, इस चेंज को नाम दिया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड किसने दिया बेटे? ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड एवरे, मैकलियोड एंड मैककार्टे ने दिया। किसके लिए? ग्रिप्त इफेक्ट के लिए। आप देखिए एवरे, मैकलियोड, मैककार्टे फाउंड दैट ग्रिप्त प्रिंसिपल जो है इज डीएनए, एंड फॉर ग्रिप्त इफेक्ट दे कॉइन टर्म ट्रांसफॉर्मेशन। ओके बेटे, अब क्या ये डीएनए ही है या कोई और? इन्होंने एक्सपेरिमेंट को मजीद कंफर्म करने के लिए डीएनए के साथ एंजाइम्स डाले जिनका नाम है न्यूक्लियेसिस। न्यूक्लियेसिस वो एंजाइम्स जो इस डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे और इसको किसी काम का नहीं रखेंगे। दैट मींस न्यूक्लियस विल डिस्ट्रॉय द डीएनए। और जब इस डीएनए को अलोंग विद न्यूक्लियस बेटे लाइव आर टाइप के साथ डाला गया, किसमें? रैट के अंदर। बेटे रैट के अंदर चूंकि अब ये डीएनए बेकार है, इसलिए लाइव आर टाइप नहीं कन्वर्ट होना चाहिए लाइव एस टाइप में। रैट को देखा गया कि ये सर्वाइव कर गया बेटे। हेंसफोर्थ यहां इस रैट में एस टाइप नहीं बना। क्यों नहीं बना? बिकॉज ये डीएनए जो है इसको हमने डिस्ट्रॉय किया न्यूक्लियस से। तो क्लियर हुआ अगर डीएनए ठीक है, जीन ठीक है, तब जाके लाइव आर टाइप गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइव एस टाइप। लेकिन अगर ये डीएनए बेटे आपने डिस्ट्रॉय किया बाय न्यूक्लियस, तब जाके कोई एस टाइप लाइव डेवलप नहीं हो रहा है। इसलिए पूरी कंफर्मेशन हो गई कि ये डीएनए ही है जो लाइव आर टाइप को कन्वर्ट करता है इनटू लाइव एस टाइप, एंड उस कन्वर्शन का नाम ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड हेंसफोर्थ यहां इंफॉर्मेशन जो है टू कन्वर्ट आर टाइप इनटू एस टाइप किसके ऊपर है? डीएनए के ऊपर। और जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द प्रोग्रामिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उस सब्सटेंस को हम कंसीडर करते हैं एज जेनेटिक मटेरियल। तो प्रूव हुआ हियर कि ये डीएनए है विच एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। ओके बेटे, ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट आपके स्क्रीन पे है। इट इज द बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट और ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया और इस एक्सपेरिमेंट का मानना क्या है, आप देखिए बेटे। ये एक्सपेरिमेंट किया बेटे दो साइंटिस्ट्स ने, हर्शे एंड चेज ने। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया एक बैक्टीरियोफेज के ऊपर। बैक्टीरियोफेज वायरस होता है बेटे जो अटैक करता है बैक्टीरिया को। ओके, और इन्होंने दूसरे साइड से जिस बैक्टीरियम के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को किया वो है ई कोलाई, और एक्सपेरिमेंट किया गया इन 1952। आपके टेक्स्ट के लिहाज से ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो अनइक्विवोकल प्रूफ देता है, यानी विदाउट एनी डाउट ये क्लियर करता है दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके बेटे, देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया। इन्होंने लेबल किया बेटे इन फेज प्रोटीन्स को, यानी बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन्स को और बैक्टीरियोफेज के डीएनए को, लेकिन डिफरेंटली। आप ध्यान दीजिए बेटे, ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज है, यानी वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। सिंपलीफाइड डायग्राम मैं ऐसी बनाऊं बेटे, ये है बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन पार्ट है बेटे ये सारा, और इसके अंदर हेड पार्ट में बेटे प्रेजेंट होता है डीएनए। वो बैक्टीरियोफेज के पास दो पार्ट्स है, एक है बेटे प्रोटीन पार्ट और दूसरा है डीएनए पार्ट, राइट। हर्शे एंड चेज बेटे सेपरेट कल्चर्स में इन दो पार्ट्स को लेबल करेंगे, यानी किसी फेज जनरेशन में ये लेबल करेंगे सिर्फ प्रोटीन्स को और किसी फेज जनरेशन में ये लेबल करेंगे सिर्फ डीएनए को। जरा आप देखिए बेटे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं यहां पे बेटे। एक्चुअली इन्होंने बैक्टीरिया लिया, ये बैक्टीरियल सेल है बेटे। इस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कराया किससे बेटे? बैक्टीरियोफेजेस से। ओके, बैक्टीरियोफेजेस मींस वायरसेस से। और बैक्टीरियोफेजेस चूंकि इस बैक्टीरियल सेल को यूज करेंगे अपने लिए और विद इन द सेल वो प्रोड्यूस करेंगे नए फेजेस, लेकिन हम इस बैक्टीरियल सेल के मीडियम में प्रोवाइड करेंगे बेटे
रेडियो एक्टिव फास्फोरस, यानी मैं P32 यहां पे प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज फास्फोरस जरूरी है डीएनए बनाने के लिए। ओके, इसलिए जो ही मैं बैक्टीरियल सेल के मीडियम में फास्फोरस 32 प्रोवाइड करूंगा, ये बैक्टीरियोफेजेस अंदर जो ही जाएंगे ये इसी फास्फोरस को यूज करेंगे और इनके डीएनए में इस तरह से इनकॉर्पोरेट होगा बेटे रेडियो एक्टिव फास्फोरस। सर आपके कहने का मतलब यह है कि नए फेज पार्टिकल्स जो ही बनेंगे, इनका जो प्रोटीन पार्ट है वो अनलेबल्ड रहेगा, लेकिन इनका जो डीएनए पार्ट है बेटे, यानी ये पार्ट लेबल होगा विद P32, राइट। वो ये यहां पे डीएनए रेडियो एक्टिव बन गया। ओके, दूसरे साइड से इन्होंने बेटे बैक्टीरियल कल्चर लिया, बैक्टीरियल सेल ली और इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इसी तरह बैक्टीरियोफेजेस को ग्रो किया और इन बैक्टीरियोफेजेस को भी सेल के अंदर मल्टीप्लाई करना है और उसके लिए इनको प्रोटीन पार्ट भी बनाना है, अपना डीएनए पार्ट भी बनाना है। मैं इस बैक्टीरियल सेल को प्रोवाइड करूंगा मीडियम में नॉर्मल फास्फोरस, लेकिन रेडियो एक्टिव सल्फर यानी सल्फर 35, राइट बेटे। फास्फोरस नॉर्मल लेकिन रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोवाइड किया। बेटे ये सल्फर जाएगा अंदर और आपको मालूम है सल्फर डीएनए का कंपोनेंट नहीं है, बल्कि सल्फर कुछ एमिनो एसिड्स का कंपोनेंट है और एमिनो एसिड से प्रोटीन बनेंगे। वो यहां ये सल्फर लेबल करने जा रहा है प्रोटीन्स को। चलिए बेटे, बैक्टीरियल सेल ने प्रोड्यूस किए बैक्टीरियोफेजेस और उन बैक्टीरियोफेजेस को जब देखते हैं हम, उनका कौन सा पार्ट हमने लेबल करवाया। ओके, दिस पार्ट दैट इज द प्रोटीन पार्ट और ये लेबल है विद सल्फर 35। ये डीएनए इस वक्त लेबल्ड नहीं है। अब गौर करिए बेटे, इन बैक्टीरियोफेजेस को जिनका फास्फोरस या डीएनए कहिए आप लेबल्ड है, इनको अटैक करवाया गया बेटे किनके ऊपर, नई बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर। और इसी तरह इस बैक्टीरियोफेज को भी नई बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करवाया गया। देखिए बेटे, इस बैक्टीरियल सेल पे अटैक करवाया गया डीएनए लेबल्ड बैक्टीरियोफेज को। और चलिए मान लीजिए ये बैक्टीरियोफेज है, इसने अटैक किया और क्या अंदर गया हमें पता नहीं। इधर भी बेटे ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियोफेज की वजह से अटैक करवाया गया, हमें पता नहीं अंदर कौन सी चीज चली गई। आप मुझे बताइए बेटे, क्या इस बैक्टीरियल सेल के अंदर नए फेजेस बनेंगे? हां सर। क्या इसके अंदर भी नए फेजेस बनेंगे? हां सर। मुझे देखना है उन फेजेस को बनाने की इंफॉर्मेशन इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए के ऊपर है या प्रोटीन के ऊपर है। इसी तरह यहां इसके डीएनए पे है या प्रोटीन के ऊपर है। मैं देखूंगा इस बैक्टीरियोफेज का, इसी तरह इस बैक्टीरियोफेज का कौन सा पार्ट सेल के अंदर जाता है, सेल के अंदर जाता है यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है, और वही चीज जो है वो इंफॉर्मेशन रखती है नए फेजेस बनाने के लिए, और वही चीज हम मानेंगे एज द इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। बेटे जो ही यहां पे इनको इन्फेक्ट करवाया गया बैक्टीरियल सेल्स को, और इधर भी इनको इन्फेक्ट करवाया गया बैक्टीरियल सेल्स को, अब एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग, यानी सेंट्रीफ्यूज लिया गया, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब अलोंग विद द सॉल्यूशन, और यहां भी सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब लिया गया और अलोंग विद द सॉल्यूशन। बेटे इन सेल्स को डाला गया इसी में और इन सेल्स को भी इसी सॉल्यूशन में डाला गया, और उसके बाद इस सॉल्यूशन को एजिटेट किया गया, एजिटेट इसको भी बेटे किया गया, और जो है एजिटेशन की गई उसकी वजह से जो बैक्टीरियोफेज का पार्ट बाहर रहा होगा वो उस एजिटेशन की वजह से दूर होगा यानी सेपरेट होगा, और इसको ब्लेंडिंग हम कहते हैं इस मिक्सिंग को। चलिए मिक्सिंग हो चुकी है और पार्ट जो सरफेस पे था वो सेपरेट हुआ, और उसके बाद इस सॉल्यूशन को हम रेस्ट पे लाते हैं, और सीधी सी बात है अब जो हैवी चीज है वो नीचे जाएगी। हम देखते रहते हैं बेटे विद माइक्रोस्कोप, हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, हम ऑब्जर्व करते रहते हैं कि बैक्टीरियल सेल कहां चली गई इस सॉल्यूशन में। टाइम पहुंचता है कि ये डेंस बैक्टीरियल सेल नीचे पहुंच जाती है और यहां भी बैक्टीरियल सेल नीचे आती है। क्योंकि वायरस का साइज बहुत छोटा है बेटे, वो हमें माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आएगा, उसको हमें रेडियो एक्टिविटी
एक्टिविटी से डिटेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद क्या किया जाता है बेटे, इस सॉल्यूशन के सराउंडिंग्स में एक रेडियो फोटोग्राफिक फिल्म लाई जाती है। ओके बेटे, और इसके साथ भी एक रेडियो फोटोग्राफिक फिल्म लाई जाती है। गौर करना बेटे, ये रेडियो एक्टिव फोटोग्राफिक फिल्म जो ही लाई गई, रेडियो एक्टिव सबस्टेंस जो सॉल्यूशन में है वो रेडियो एक्टिव रेज इमिट करेगी। और इस वाले केस में जो बैंड वो बनाते हैं, सपोर्ट बनाते हैं बेटे, वो सपोर्ट बन रहा है इस वाले केस में। कहां वो बनता है बेटे, यहां पे। और इस वाले केस में सपोर्ट बनता है रेडियो एक्टिविटी का बेटे यहां पे। मतलब यहां रेडियो एक्टिविटी निकलती है कहां से बेटे, फ्रॉम द सेल। मतलब यहां रेडियो एक्टिविटी निकलती है सेल से नहीं बल्कि सेल के बाहर से, यहां से बेटे। और इसलिए यहां सेल के अंदर से अगर रेडियो एक्टिविटी निकलती है, फिर कोई सबस्टेंस सेल के अंदर है ना, और वही सबस्टेंस वो है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन है नए पेजेस, नए वायरसेस बनाने की। आप इस एक्सपेरिमेंट के बैक पे जाओ, आप देखो बेटे किसको आपने लेबल किया था, सर डीएनए को। इसलिए इस सेल में क्या चला गया बेटे, डीएनए। आप इस एक्सपेरिमेंट के बैक पे जाओ बेटे, आप देखो क्या आपने लेबल किया था, सर सल्फर की वजह से प्रोटीन्स को लेबल किया गया। और यहां रेडियो एक्टिविटी सेल के बाहर से, वो यहां पे लोकेट क्या है ये बेटे, प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन की वजह से आपको बैंड बन रहा है यहां पे बेटे। हैंसफोर्थ सेल के अंदर से नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रोटीन रहता है बाहर, और इसका मतलब बेटे डीएनए जाता है सेल के अंदर। और हैंस डीएनए ही बेटे एक्चुअली इंफॉर्मेशन कैरी करता है for the formation of new phages. इसलिए DNA is the information carrying molecule and hence is the genetic material. इस एक्सपेरिमेंट ने कोई भी डाउट नहीं छोड़ा कि is this protein और is this DNA. इसने क्लियर किया कि जो सबस्टेंस एक बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज की जाती है बेटे, वो सबस्टेंस प्रोटीन नहीं बल्कि वो सबस्टेंस DNA है and hence DNA is the genetic material. आपके जहन में एक पॉइंट जरूर आया होगा कि ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया बैक्टीरियोफेज के ऊपर ही बेटे, बिकॉज बैक्टीरियोफेज में आपको दो ही चीजें हैं, और हमारी जो लड़ाई पहले थी वो यही थी, इज प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल और इज डीएनए जेनेटिक मटेरियल। और यहां पे यही दो चीजें हैं बेटे, यानी एक साइड से आपके पास प्रोटीन और दूसरी चीज जो आपके पास वो डीएनए है। तो हेंस यहां ये क्लियर करना इज दिस डीएनए और इज दिस प्रोटीन, ये बहुत आसान था, बिकॉज यहां पे आपको दो ही चॉइसेस है, जिसको मैं मेंडल के कॉन्सेप्ट के लिहाज से कह सकता हूं यहां आपके पास कंट्रास्टिंग चॉइसेस थे, यानी डीएनए था और आप प्रोटीन। इसलिए यहां डिटेक्ट करना इज दिस डीएनए और इज दिस प्रोटीन, ये बहुत आसान था। और ब्यूटीफुली इन साइंटिस्ट्स ने इसको प्रूव किया दैट इट इज द डीएनए व्हिच एंटर्स इनटू द सेल एंड कैरीज द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यू फेजेस। तो ये क्वेश्चन पहला हो गया, दैट इज द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बेटे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन है वाटसन क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए है क्या और इसको कैसे इन्होंने इस मॉडल को दिया बेटे, उसकी जानिब आते हैं। देखिए डीएनए जो है अब ये जेनेटिक मटेरियल है, अब इसका स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है, ये कैसा होता है। ओके, टू लाइन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हेल्प टू डिड्यूस द 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिड्यूस करने के लिए दो लाइन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हेल्प किया वाटसन एंड क्रिक को। यानी वाटसन एंड क्रिक ने दो लाइन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन से इंफॉर्मेशन हासिल की, उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे इन्होंने एक 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ डीएनए क्रिएट किया। आइए बेटे वो दो लाइन्स क्या है, एक है बेटे एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ, यानी डीएनए का एक्सरे बेस्ड फोटोग्राफ लिया गया, और ये अच्छा फोटोग्राफ लिया बेटे रोजलैंड फ्रैंकलिन ने एंड विल्किंस ने इन 1953, और इस फोटोग्राफ को नाम दिया जाता है फोटोग्राफ 51। राइट, ये डिटेल शो करता था कि डीएनए में क्या है, लेकिन पूरी डिटेल्स नहीं, लेकिन किसी हद तक ये डिटेल प्रोवाइड करता था। ओके बेटे, सेकंड लाइन ऑफ एविडेंस जो है वो इरविन चरगाफ एक साइंटिस्ट है जिसने डीएनए ऑफ डिफरेंट स्पीशीज के ऊपर काम किया, और वो कुछ जनरलाइजेशंस, कुछ रूल्स लेके आया जिनको हम नाम देते हैं इरविन चरगाफुस रूल्स या चरगाफुस रूल्स या चरगाफुस इक्विवेलेंस रूल्स। इसने इन रूल्स को दिया इन 1950। ओके बेटे,
चरगाफ के रूल्स क्या है, वो ये है कि एडेनिन का अमाउंट हमेशा डीएनए में होता है थाइमीन के बराबर, गुआनिन का अमाउंट हमेशा होता है साइटोसिन के बराबर, और एडेनिन और गुआनिन जो है ये है बेटे प्यूरिन्स, और थाइमीन और साइटोसिन जो है ये है पायरिमिडीन्स। तो क्लियर हुआ कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स होता है इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन्स। एक और पॉइंट इसने बताया कि डीएनए में अमाउंट ऑफ फास्फोरस हमेशा बराबर होता है अमाउंट ऑफ शुगर के। तीसरा पॉइंट जो इसने दिया वो ये कि A प्लस टी डिवाइडेड बाई C प्लस जी, ये इसको बेस रेशियो बताते हैं, ये होता है ग्रेटर देन 1 इन यूकैरियोट्स एंड लेस देन 1 इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ओके, और चौथा पॉइंट इसने जो दिया वो है इक्विवेलेंस रेशियो, यानी A प्लस जी जिनको प्यूरिन्स हम बताते हैं डिवाइडेड बाय C प्लस टी जिनको पायरिमिडीन्स हम बताते हैं, इज यूज्ड टू डिटरमाइन सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड नेचर ऑफ डीएनए। और अगर ये बराबर बेटे ये रेशियो 1 के है तब जाके डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, और अगर ये 1 के बराबर नहीं है ये इक्विवेलेंस रेशियो तब जाके डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। जरा गौर करिए बेटे, आपको मैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो वाटसन क्रिक ने मॉडल दिया उसकी जानिब ले रहा हूं, लेकिन आपको मैं पहले कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। देखिए बेटे, डीएनए जो है ये बना है यूनिट्स का जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बताते हैं। किसी भी न्यूक्लियोटाइड को देखिए, इसमें फास्फोरस होता है बेटे, उसके बाद इसके साथ अटैच होता है बेटे शुगर, और उस शुगर के साथ अटैच होती है बेटे नाइट्रोजनस बेस, और इस यूनिट को बेटे शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जब इसके साथ अटैच होगा बेटे फास्फोरस तो ये बनेगा न्यूक्लियोटाइड। सर ये न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरह बच्चे यहां पे एक और न्यूक्लियोटाइड है, जरा गौर करिए आप, ये उसकी नाइट्रोजनस बेस है, राइट। यहां पे भी बेटे ये ज्वाइंट है इस तरह, और इस बॉन्ड को हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बताते हैं, और इस बॉन्ड को जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के दरमियान है इट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। रिमेंबर बेटे, मैनी न्यूक्लियोटाइड्स जो है उनको ज्वाइन किया जाता है बाय मीन्स ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस बेटे, एंड इस तरह से जब मैनी न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होंगे बेटे इस डायरेक्शन में तब जाके आपको ए चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलेगी, एंड दैट चेन इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बेटे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये भी एस्टर बॉन्ड है, ये भी एस्टर बॉन्ड है। इन दोनों लिंक्स को बेटे, इन दोनों बॉन्ड्स को टुगेदर हम नाम देते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड्स, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड्स, राइट। आप गौर करिए, यहां पे ये शुगर जो है, मैं इसको शो करूं बेटे यहां पे पूरी तरह, आप गौर करना, मैंने दूसरा मार्कर इस्तेमाल करूं इसके लिए। ये शुगर बेटे अगर डीएनए है उसमें ये शुगर ऐसा होता है, यानी इस तरह का। ये 1 प्राइम पोजीशन हम कहते हैं, इसको 2 प्राइम, इसको 3 प्राइम, इसको 4 प्राइम। यहां बेटे होता है CH2OH, और इसको हम इस कार्बन को 5 प्राइम पोजीशन बताते हैं। आप गौर करना है, इस 5 प्राइम पोजीशन के साथ ऑलरेडी ये फास्फोरस लिंक है, राइट। अब यहां पे जो बात है वो 2 प्राइम पोजीशन पे डीएनए में बेटे 2 प्राइम पोजीशन ऑफ शुगर पे होता है H, डीऑक्सी, यानी ऑक्सीजन नहीं होता। अगर ये यहां पे राइबो शुगर होता जो आरएनए में प्रेजेंट होता है, यहां पे बेटे होगा OH। क्या होगा? OH। लेकिन डीएनए में सिर्फ H है, इसीलिए डीएनए का नाम है डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोस शुगर। ओके, अब गौर करना, मेरा पॉइंट जो यहां बन रहा है वो ये है कि इस 3 प्राइम पोजीशन पे OH है, तो मैं अगर कभी लिखूं 3 प्राइम OH तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहां से ये खाली होगा, यहां से किसी के साथ बॉन्ड नहीं होगा। ओके बेटे, अगर मैं इस फास्फोरस को दूं, ये किसके साथ है बेटे? सर ये CH2OH था यहां, और इस CH2 के साथ ये फास्फोरस लिंक हुआ, उस वक्त ये OH बाहर निकलेगा। मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे ये पॉइंट बताना है कि ये 5 प्राइम है। इसलिए जब हम देंगे ना आपको इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन कि ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है बेटे, आपको मालूम होना चाहिए सर यहां OH जो है किस पे? डीऑक्सीराइबोस के शुगर पे, उसका OH फ्री है, और यहां पे जो ये 5 प्राइम है ये एक्चुअली लास्ट शुगर का जो 5 प्राइम है उसके ऊपर फास्फोरस है, इसलिए मैं लिखता हूं 5 प्राइम P और इसको लिखता हूं 3 प्राइम OH, राइट बेटे। तो अगर आपको आज के बाद बेटे कोई बताएगा कि इट इज 3 प्राइम 5 प्राइम तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या सर बता रहे हैं। और खास एक पॉइंट बेटे, जरा इधर देखो, ये शुगर की
डायरेक्शन है ना अपवर्ड्स, गो इसलिए मैं ये एरो अपवर्ड्स बना रहा हूं। और अगर मैं इस सिमत से एक और ऐसी डायरेक्शन बनाऊं, बताओ OH कहां होगा? सर OH तो यहां 3 प्राइम होगा और यहां पे बेटे 5 प्राइम P होगा, राइट। आप गौर करिए बेटे, ये जो एक स्ट्रैंड मैंने इस तरह का बनाया बेटे, इसी तरह यहां से एक और स्ट्रैंड होता है, लेकिन उसकी पोलैरिटी अपोजिट होती है। मतलब अगर ये 3 प्राइम OH है और ये बेटे 5 प्राइम P है, और दूसरा स्ट्रैंड जो इस साइड से बनेगा बेटे अभी, उसकी पोलैरिटी इस वाले स्ट्रैंड से अपोजिट होगी। मतलब यहां पे शुगर्स को मुझे डाउनवर्ड्स लेना है, और जब मैं शुगर्स को डाउनवर्ड्स लूंगा बेटे तो सीधी सी बात ये बनेगा 3 प्राइम OH और ये बनेगा बेटे यहां से 5 प्राइम P। और अब देखिए इस स्ट्रैंड पे बेटे होंगे ना नाइट्रोजनस बेसिस, समझना नाइट्रोजनस बेसिस, इस स्ट्रैंड पे भी होगी ना नाइट्रोजनस बेस बेटे, और इस स्ट्रैंड पे भी बेटे होगी नाइट्रोजनस बेस, राइट। बेटे ये नाइट्रोजनस बेस इस नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्डिंग करेगी बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके। और इस नाइट्रोजनस बेस और इसके दरमियान भी बॉन्ड्स बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसके दरमियान भी बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। गो नाइट्रोजनस बेसिस 2 DNA स्ट्रैंड्स के एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट बेटे। उसके बाद पॉइंट याद रखिए, पॉइंट ये है कि अगर ये यहां से बेटे थाइमीन है, यहां से ये एडेनिन होगा, और अगर यहां से थाइमीन है यहां से एडेनिन होगा, अगर यहां से गोनिन है यहां से साइटोसिन होगा, और गोनिन और साइटोसिन के बीच में बेटे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, और थाइमीन और एडेनिन के बीच में बेटे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। और हमेशा थाइमीन एडेनिन के साथ, या कहिए एडेनिन थाइमीन के साथ, और हमेशा गोनिन साइटोसिन के साथ, या साइटोसिन गोनिन के साथ पेयर करेगा। आप गौर करना बेटे, क्या एडेनिन एक प्यूरिन है ना, और पायरिमिडीन थाइमीन है, इसी तरह गोनिन एक प्यूरिन है और जो साइटोसिन वो पायरिमिडीन है। वो प्यूरिनस पेयर करते हैं पायरिमिडीन के साथ। एक और पॉइंट पे जाइए बेटे, यहां पे ये फास्फोरस है, ये शुगर है, फिर फास्फोरस, फिर शुगर, फिर फास्फोरस, फिर शुगर बेटे। अगर इसको आप स्ट्रेच करेंगे, देखिए ये बनेगा ना इस तरह बेटे, क्या सर? इट विल बी फास्फोरस शुगर, फास्फोरस शुगर, फास्फोरस शुगर। इसको हम कहते हैं बैकबोन ऑफ DNA। क्या कहते हैं? बैकबोन ऑफ DNA। और ये बैकबोन बनती किन बॉन्ड से बेटे? सर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से ये बनती है। चलिए अब फीचर्स की जानिब आते हैं, आप देखिए वहां से। ओके बेटे, देखिए DNA का मॉडल मैंने थोड़ा सा यहां बनाया, लेकिन उसकी डिटेल्स मैंने थोड़ी आपको प्रोवाइड की। अब आप जाइए, वॉटसन एंड क्रिक ने इंफॉर्मेशन एक्सरे फोटोग्राफ ऑफ रोजलैंड फ्रैंकलिन एंड विल्किंस का इस्तेमाल किया, रोजलैंड फ्रैंकलिन एंड विल्किंस का इस्तेमाल किया, और चरगाफस इक्विवेलेंस रूल से इंफॉर्मेशन हासिल की, और इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया एक 3D मॉडल ऑफ DNA, जिसकी बुनियाद पे इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ओके बेटे, अलोंग विद द विल्किंस। ओके, गौर करना, DNA जो है इस मॉडल के लिहाज से डुप्लेक्स है या डबल स्ट्रैंडेड कहिए। आपके सामने डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 2 स्ट्रैंड्स आपके सामने नजर आ रहे हैं बेटे। ये एक स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड, इट इज 1 स्ट्रैंड बेटे, और दूसरा स्ट्रैंड भी वहां है, आप गौर करिए उस पे, दूसरा स्ट्रैंड भी बेटे वहां पे है। यू कैन चेक दैट दिस इज अनदर स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड बेटे है, राइट। दिस इज द अनदर स्ट्रैंड। गो DNA जो है ये डबल स्ट्रैंडेड है या डुप्लेक्स कहिए। दूसरी बात बेटे, कंसिस्ट्स ऑफ 2 एंटी पैरेलल, कंसिस्ट्स ऑफ 2 एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। मतलब ये है बेटे, इसमें भी फास्फोरस और फिर उसके बाद शुगर है, और इस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस है, फिर फास्फोरस है बेटे, फिर शुगर है बेटे, और इसके साथ नाइट्रोजनस बेस। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड एक बना बेटे, ये वाला, और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, एंड दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, गो दैट मींस यहां एक न्यूक्लियोटाइड, यहां न्यूक्लियोटाइड, यहां न्यूक्लियोटाइड, यहां न्यूक्लियोटाइड, यहां न्यूक्लियोटाइड, एंड इस तरह से ये एक चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। और इसी तरह ये दूसरा स्ट्रैंड भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही रिप्रेजेंट करता है।
रहा है। गौर करिए बेटे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए बना है, तो पॉइंट है कंसिस्ट्स ऑफ 2 एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। तीसरा पॉइंट, इन दो चेन्स के दरमियान जो डायमीटर है, यानी ये वाला डायमीटर, ये थ्रू आउट लेंथ बेटे मेंटेन रहेगा, और ये है बेटे कितना, 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। उसके बाद पेयरिंग इज कंप्लीमेंट्री बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। मतलब यहां अगर एडेनिन है, यहां पे बेटे थाइमीन होगा, और यहां अगर थाइमीन है, यहां एडेनिन होगा, यहां अगर साइटोसिन है, यहां गोनिन होगा, और यहां अगर गोनिन है, यहां साइटोसिन होगा। वो पेयरिंग रूल कंफर्म है कि पेयरिंग इज ए पेयर्स विद टी, जी पेयर्स विद सी, जी पेयर्स विद सी, और ये पेयरिंग बेटे बिल्कुल कंफर्म है। इसको हम कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल कहते हैं। तो पेयरिंग इज कंप्लीमेंट्री बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, ए पेयर्स विद टी बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड जी पेयर्स विद सी बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और इस साल जो एंट्रेंस में क्वेश्चन आया था वो यही था कि एक कैसे पेयर करता है टी के साथ। ओके, इस तरह से हमने कंफर्म किया ए और जी जो है ये प्यूरिन्स है, और टी एंड सी जो है वो पायरिमिडीन्स है। इसलिए पेयरिंग जो होती है वो प्यूरिन्स ऑलवेज पेयर विद पायरिमिडीन्स। प्यूरिन होता है बेटे डबल रिंगड नाइट्रोजनस बेस, और पायरिमिडीन होती है सिंगल रिंगड नाइट्रोजनस बेस। ओके बेटे, शुगर और फॉस्फेट रेजिड्यूज जो है आप देख सकते हैं, फॉस्फेट शुगर रेजिड्यूज वो बनाते हैं बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, शुगर and phosphate residues make backbone to which are attached nitrogenous bases at right angles। यानी ये nitrogenous base इस backbone के right angles पे situate है। उसके बाद one complete turn of DNA contains 2 minor grooves। बेटे यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहां तक ये complete turn बनेगी बेटे ये, और इसमें आप देखिए यहां एक ग्रू है, इट इज माइनर ग्रू, यहां एक ग्रू है, इट इज माइनर ग्रू, लेकिन ये भी तो एक ग्रू है, इट इज कॉल्ड मेजर ग्रू। तो एक कंप्लीट टर्न में 2 माइनर ग्रूव्स और एक मेजर ग्रू होता है। वही पॉइंट है बेटे, वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए कंटेन्स 2 माइनर ग्रूव्स एंड 1 मेजर ग्रू, एंड दिस इज कॉल्ड पिच ऑफ डीएनए। यानी एक कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए को पिच ऑफ डीएनए कहते हैं, एंड हैज अ लेंथ, इसकी लेंथ बेटे जो है वो है 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। ओके, और इस एक टर्न में 10 बेस पेयर्स है। कितने बेटे, 10 बेस पेयर्स से मुराद है एटी एक बेस पेयर, टी ए एक बेस पेयर, ए टी दूसरा बेस पेयर, सी जी एक और बेस पेयर, जी सी एक और बेस पेयर, इसी तरह 10 बेस पेयर्स होंगे बेटे। और जो सक्सेसिव बेस पेयर्स है बेटे, यानी ये बेस पेयर और ये बेस पेयर, इनके दरमियान जो ये डिस्टेंस है ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। और जब एक टर्न में 10 बेस पेयर्स आप मल्टीप्लाई करेंगे वही बनेगा बेटे 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, द टोटल लेंथ ऑफ द पिच ऑफ डीएनए। राइट बेटे, अब आइए एक और पॉइंट, वॉटसन क्रिक्स डीएनए जो है ये सेल्स में काम करने वाला डीएनए है, तो इसको हम बताते हैं फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ डीएनए। और इस डीएनए को बैलेंस्ड डीएनए भी बताया जाता है, बिकॉज ये बाकी डीएनए फॉर्म्स से हमारे पास जेड डीएनए है, हमारे पास ए डीएनए है, हमारे पास डी डीएनए है बेटे, उन डीएनए फॉर्म्स से ये वाला डीएनए जो है ये स्टेबल है एंड फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ डीएनए। एंड इस डीएनए में अगर आप हेलिक्स देखेंगे वो राइट हैंडेड हेलिक्स में चलता है। ओके बेटे, खास एक पॉइंट कि ये जो 2 स्ट्रैंड्स है, ये पॉइंट मिसिंग है यहां पे, ये 2 स्ट्रैंड्स पैरेलली रन करते हैं, मतलब इनकी थ्रू आउट लेंथ डायमीटर कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक जो पोलैरिटी में है वो 3 to 5 जा रहा है। ये वाला देखिए बेटे आप, ये 3 to 5 जा रहा है, और दूसरा जो है वो 5 to 3 डायरेक्शन में पोलैरिटी के लिहाज से, और इसको हम नाम देते हैं, अगर ये दो आप देखें बेटे, एक है 5 और दूसरा है 3, और दूसरा भी देखिए बेटे ये है यहां से 3 और यहां से बेटे 5। क्या ये पैरेलल है? हां सर ये पैरेलल है, लेकिन पोलैरिटी है ना अपोजिट, तो इट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल नेचर। द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल इन नेचर। बेटे यहां तक ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। लेट्स नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। ओके बेटे, सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा का मतलब है मेन प्रिंसिपल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्या है, यानी वो प्रिंसिपल जिसके इर्द गिर्द घूमती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके बेटे,
ये मेन प्रिंसिपल जो है सेंट्रल डॉगमा, जिसका नाम है, ये दिया है बेटे क्रिक ने ये कॉन्सेप्ट। ओके, सेंट्रल डॉगमा का मानना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मेन मॉलिक्यूल है, द मास्टर मॉलिक्यूल, द इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल, दैट इज द डीएनए। वो क्या है? डीएनए। ओके बेटे, ये डीएनए जो है ये अपनी इंफॉर्मेशन देता है किसको बेटे? आरएनए को। ओके, एंड दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट्स इट कॉल्ड? ट्रांसक्रिप्शन। और इस ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है दैट इज कॉल्ड बेटे ट्रांसक्रिप्टेस। उसका नाम क्या है? ट्रांसक्रिप्टेस। या उस एंजाइम को हम नाम दे सकते हैं, वो डीएनए को पढ़ता है, आरएनए बनाता है। इस एंजाइम का दूसरा नाम है बेटे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके बेटे, इसका तीसरा नाम भी बेटे बन सकता है क्या? कि ये आरएनए बनाने वाला एंजाइम है, इसलिए सिंपली आप नाम दे सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज इस एंजाइम को। राइट, गो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो डीएनए को पढ़ता है और उससे बनाता है आरएनए, और ये आरएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है फॉरवर्ड। जो आरएनए इंफॉर्मेशन आगे लेगा उसको हम एमआरएनए बताते हैं। जो आरएनए बेटे इंफॉर्मेशन आगे लेगा उसको हम नाम देते हैं एमआरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए। ओके बेटे, इस मैसेंजर आरएनए को पढ़ा जाएगा बाय द राइबोसोम्स और बनेंगे बेटे प्रोटीन्स। क्या बनेंगे? प्रोटीन्स। दिस प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स या प्रोटीन कहिए फ्रॉम द एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। क्या है इसका नाम? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक अलग प्रोसीजर है, तो आप याद रखें बेटे इस प्रोटीन की एक लाइफ होगी, उस लाइफ के बाद ये प्रोटीन बेटे मर जाएगा और नया प्रोटीन बनाने की जरूरत होगी बेटे, तो इसी डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन चलेगी और नया प्रोटीन रिक्रूट किया जाएगा। तो सेंट्रल डॉगमा इसी को कहते हैं कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। कहां से? फ्रॉम द डीएनए टू एमआरएनए एंड फ्रॉम द एमआरएनए टू प्रोटीन्स। और इस तरह से ये एक प्रिंसिपल बना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, एंड इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा। व्हाट्स इट कॉल्ड? सेंट्रल डॉगमा। और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सेंट्रल डॉगमा फॉलो होता है। लेकिन बेटे साइंटिस्ट्स दो आए, एक है टैमिन और दूसरा है बेटे दैट इज बाल्टीमोर। ओके, बाल्टीमोर। ये दो साइंटिस्ट्स देखते हैं कि एक वायरस है जिसका नाम है रास सार्कोमा वायरस बेटे, सार्कोमा वायरस। इस वायरस में ये देखते हैं कि इस उसूल को यानी सेंट्रल डॉगमा के उसूल को फॉलो नहीं किया जाता है, बिकॉज इस रास सार्कोमा वायरस में जो मॉलिक्यूल इंफॉर्मेशन पहले कैरी करता है वो है आरएनए बेटे, और आरएनए से ये बनाता है डीएनए, और फिर डीएनए से बनाया जाता है एमआरएनए, और फिर एमआरएनए से बनाए जाते हैं बेटे प्रोटीन्स। राइट सर, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे ट्रांसलेशन और इस प्रोसेस को नाम देंगे ट्रांसक्रिप्शन। नोट करना है बेटे, ट्रांसक्रिप्शन के लिए ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम या आप कहिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन आरएनए से डीएनए बनाना बेटे, इसके लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल जो होगा उस एंजाइम का नाम है बेटे आरएनए डिपेंडेंट। शाबाश, आरएनए पे वो डिपेंडेंट है, यानी उसको है, डीएनए को बनाता है। तो एंजाइम है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बेटे इस एंजाइम का एक और नाम है, इट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस बिकॉज बेटे जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बताते हैं, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनेगा इट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये वाला फिनोमेनन जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फिनोमेना है, और ये वाला फिनोमेनन जो है बेटे ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का फिनोमेनन है, और इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के फिनोमेनन की वजह से जो सेंट्रल डॉगमा है वो रिवर्स हुआ, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। और इसका जो मेन साइंटिस्ट था वो टैमिन था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टैमिनिज्म। व्हाट्स इट कॉल्ड? और टैमिनिज्म को डिस्कवर इन दो साइंटिस्ट्स ने रास सार्कोमा वायरस में किया बेटे। याद रखना पॉइंट, सेंट्रल डॉगमा सारे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फॉलो होता है, लेकिन रिवर्स सेंट्रल डॉगमा कुछ वायरसेस में फॉलो होता है, और जिन वायरसेस में ये फॉलो होता है उन वायरसेस को हम नाम देते हैं बेटे रेट्रो वायरसेस। क्या? रेट्रो वायरसेस।
उनकी एक एग्जाम्पल आपके सामने है, दैट इज रॉस सार्कोमा वायरस. नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन इज रेप्लिकेशन. ओके बेटे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये है डीएनए रेप्लिकेशन क्या है और डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या है. आप गौर करिए, हमारे पास डीएनए जो है बेटे ये इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल है और ये पेरेंट डीएनए बनाता है डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल. शाबाश, क्या पेरेंट डीएनए से बन रहे हैं डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स. ओके, और इस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन. चूंकि यहां डीएनए ही बनाता है, इसलिए मैं इस एबिलिटी को कहूं कि इट इज द ऑटो कैटालिटिक एबिलिटी ऑफ डीएनए, यानी डीएनए अपने जैसे मॉलिक्यूल्स क्रिएट करता है. जरा डेफिनेशन को देखिए बेटे, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू और डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल. और कितने? एक डीएनए मॉलिक्यूल जो पेरेंट है वो दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाता है. ओके बेटे, इसके बाद इट इज ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए. इसके बाद जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की, बेटे प्रोकैरियोट्स का जो जीनोम होता है वो ओपन स्टेट में हमेशा होता है, इसलिए यहां रेप्लिकेशन हमेशा हो सकती है. वो प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन थ्रू आउट सेल साइकिल होती है. बेटे यहां कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए ये रेप्लिकेशन जो है ये साइटोप्लाज्म में होती है. आप देख सकते हैं वहां लिखा है इन प्रोकैरियोट्स इट ऑकर्स, यानी रेप्लिकेशन ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म थ्रू आउट द सेल साइकिल. क्यों थ्रू आउट द सेल साइकिल? बिकॉज उनका डीएनए एक्सटेंडेड फॉर्म में हमेशा होता है. लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करें बेटे, यूकैरियोट्स में डीएनए जो है ये हिस्टोन प्रोटीन्स या बाकी प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होकर क्रोमोसोम क्रिएट करता है और उस क्रोमोसोम स्टेट में रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. इसलिए जरूरी यहां पे उस वक्त रेप्लिकेशन होगी जब डीएनए एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है. डीएनए एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है बेटे ज्यूरिंग इंटरफेज. क्या? और इंटरफेज के बाद आता है बेटे मेन डिवीजन. आपको मालूम होगा इंटरफेज में होता है पहले G1, उसके बाद होता है S फेज और उसके बाद होता है G2 फेज और G2 फेज के बाद होता है मेन माइटोटिक फेज. आप ध्यान दीजिए बेटे, मैं बात कर रहा हूं कि इस फेज में यानी इंटरफेज में डीएनए एक्सटेंडेड होता है, लेकिन हर फेज को अपनी अपनी ड्यूटीज असाइन है. और एस फेज को सिंथेटिक फेज इसलिए बताते हैं बिकॉज इसी फेज में होती है डीएनए रेप्लिकेशन. और आपको मालूम होना चाहिए जब सेल में इंटरफेज चलता है उस वक्त न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल इंटैक्ट होता है. सर इसका मतलब रेप्लिकेशन होगी इंटैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यानी विद इन द न्यूक्लियस एंड इट विल ऑकर ड्यूरिंग द एस फेज. किन में? इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. आप देख सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज विद इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स. यहां तक मैंने डेफिनेशन दी आपको बेटे कि डीएनए रेप्लिकेशन है क्या और डीएनए रेप्लिकेशन कहां होती है, किस स्टेज में होती है. ओके बेटे, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया जा रहा था कि डीएनए रेप्लिकेशन 3 मोड्स की हो सकती है. ओके, फिर कौन सा मोड होता है बेटे उसको देखा गया. डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में स्टेटमेंट्स थी बेटे कि ये इस टाइप की हो सकती है, इस टाइप की हो सकती है, इस टाइप की हो सकती है, लेकिन फिर किस टाइप की ये प्रूव की गई उसको हम देखने जा रहे हैं. देखिए, एक मोड बताया गया डीएनए रेप्लिकेशन का जिसको नाम दिया जाता है डिस्पर्सिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. दूसरा मोड जो है बेटे दैट मोड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और तीसरा दैट इज कॉल्ड एज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. इनको पहले समझिए बेटे, ये 3 मोड्स क्या बताते हैं. देखिए, डिसरप्टिव मोड का मतलब है अगर ये पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है, इस पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाएगा इनटू न्यूक्लियोटाइड्स और कुछ न्यूक्लियोटाइड्स नए भी सिंथेसाइज किए जाएंगे. राइट बेटे, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स नए भी बनाए जाएंगे. फिर इन न्यूक्लियोटाइड्स से बेटे नए डीएनए मॉलिक्यूल्स क्रिएट किए जाएंगे और ये डीएनए मॉलिक्यूल्स नए बने, टोटली नए बने बेटे. तो डिस्पर्सिव मोड या डिसरप्टिव मोड भी इसको कहते हैं. ये एक ऐसा मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है जिस
जिसमें हम देखते हैं पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल को डिग्रेड किया जाता है और नए डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो टोटली न्यू बनाए जाते हैं। उनमें से पेरेंट का कोई स्ट्रैंड एज स्ट्रैंड इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि पेरेंट का डीएनए मॉलिक्यूल डिग्रेड किया जाता है, डिस्पर्स किया जाता है और नए डीएनए मॉलिक्यूल्स टोटली न्यू होते हैं। ये भी बेटे नया बना, ये भी बेटे नया सिंथेसाइज। नया का मतलब है इसमें कोई स्ट्रैंड भी बेटे दो में से पेरेंट का नहीं है और इसमें भी कोई स्ट्रैंड पेरेंट का इंटैक्ट नहीं है। आइए दूसरा मोड, इस मोड, आइए बेटे क्या इस मोड का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया? कोई नहीं, इसलिए हम इस मोड को एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। दूसरा मोड जो बताया गया कंजर्वेटिव मोड। कंजर्वेटिव मोड एक ऐसा मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है जिसमें पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल जो है यह बनाता है दो डीएनए मॉलिक्यूल्स, लेकिन एक रहता है बेटे 100% पेरेंटल और एक बनता है बेटे 100% न्यू। यानी एक में दोनों स्ट्रैंड्स पेरेंटल रहते हैं, ये P1 एंड P2, ये भी P1 एंड P2 था, लेकिन ये बन गया N1 एंड N2, न्यू 1 एंड न्यू सेकंड बेटे स्ट्रैंड। तो हेंस आउट ऑफ टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स वन रिमेन्स 100% पेरेंटल एंड henceforth 100% कंजर्वेटिव है उसमें नेचर, इसलिए इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका नहीं दिया गया एंड हेंस वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। तीसरा मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो दिया गया वो है बेटे सेमी कंजर्वेटिव मोड। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है जिसमें जो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है बेटे, इस पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल के दो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं और वो एक्ट करते हैं एज टेम्पलेट। शाबाश, क्या एक्ट करते हैं? टेम्पलेट का मतलब बेटे कोई ऐसी चीज जिसको पढ़ा जाएगा और उसके ऊपर नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया जाएगा। आप गौर करिए, दो डीएनए स्ट्रैंड जो पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल के हैं उनको सेपरेट किया गया और एक स्ट्रैंड के ऊपर नया एक स्ट्रैंड बना और दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर एक और नया स्ट्रैंड बना। आप मुझे बताइए, दिस वाज P1 स्ट्रैंड, दिस वाज P2 स्ट्रैंड, यहां P2 स्ट्रैंड गया, यहां P1 स्ट्रैंड गया। P1 स्ट्रैंड के ऊपर एक नया स्ट्रैंड बनाया गया, N1 में नाम दूंगा, और यहां P2 स्ट्रैंड के ऊपर एक नया न्यू स्ट्रैंड बनाया गया, N2 में नाम दूंगा। मुझे बताओ इस डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल में, इस डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल में बताओ कितना कंजर्व रहा पेरेंट का? सर, आउट ऑफ टू स्ट्रैंड्स वन स्ट्रैंड इज पेरेंटल, वन इज न्यू। क्या मैं कहूंगा 50% पेरेंटल है इसमें और 50% बेटे इसमें शाबाश न्यू है एंड हेंस इसने कंजर्व हाफ ऑफ द पेरेंट किया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और जब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखा गया बेटे, वो इसी लास्ट वाले मोड का देखा गया, बोथ इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, जो प्रूव किया बोथ इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, जो प्रूव किया बेटे मेसेल्सन एंड सिटाल ने बेटे इन केस ऑफ ई कोलाई बाय यूजिंग अ केमिकल, बाय यूजिंग हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यानी N15, जिसको प्रोवाइड किया गया मीडियम में इन द फॉर्म ऑफ NH4Cl। ओके, और यूकैरियोट्स में भी ये प्रूव किया गया बाय वुड एंड टेलर साइंटिस्ट in a plant Vicia faba या commonly called broad bean, और उसमें इसको प्रूव किया गया बाय गिविंग रेडियो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ट्राइशियम, जिसको प्रोवाइड किया गया इन द फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। मैं इन एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये रेप्लिकेशन जो है सेमी कंजर्वेटिव ये कैसे होती है। आपको क्वेश्चन मिलेगा व्हाट इज रेप्लिकेशन एंड डिस्कस द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूं। आप गौर करिए बेटे, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और ये मैकेनिज्म किस डीएनए रेप्लिकेशन का है ये तो अंडरस्टूड है, ये है मैकेनिज्म ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नजर रखिए बेटे, मैं एक्सप्लेन करूंगा ये फिनोमेनन आपके लिए और उसके बाद हम पॉइंट्स पे जाएं। आप देखिए, ये है हमारे पास बेटे डीएनए,
दिस इज डीएनए जिसको हमें रेप्लिकेट करना है। ये इससे बहुत लंबा है, लेकिन इतना फ्रेगमेंट मैंने आपको समझाने के लिए लिया। इस डीएनए पे एक साइट होती है जिसको हम नाम देते हैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहीं पे बेटे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी और इस ORI के अंदर यानी यहां बेटे एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस को नाम दिया जाता है बेटे ARS, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। राइट बेटे, यानी डीएनए के ऊपर एक जगह है दैट इज ORI जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है और ORI के अंदर एक सीक्वेंस है बेटे स्पेसिफिक विच इज कॉल्ड ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ओके, ध्यान देना बेटे, जितना लंबा डीएनए है उतने ORI होने चाहिए। सर इसका मतलब जितना छोटा डीएनए है उतने कम ORI की पॉसिबिलिटी है। कम क्या, मैं बता रहा हूं एक ही ORI फिर काफी है। ओके बेटे, जितना लंबा डीएनए है उतना नंबर ऑफ ORI होगा और अगर डीएनए छोटा है फिर एक ही ORI काफी है बेटे। आप गौर करना, प्रोकैरियोट्स में डीएनए छोटा होता है बेटे, इसलिए प्रोकैरियोट्स में 1 ORI है। राइट, यूकैरियोट्स की बात जब करते हैं इनमें डीएनए लंबा है बेटे, इसलिए इनमें मल्टीपल साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी चाहिए, इसलिए मैं कहूंगा इनमें मल्टीपल ORI है। राइट बेटे, ओके। इसके आगे इस ORI साइट पे आता है एक एंजाइम बेटे जिसका नाम है डीएनए हेलिकेस या अनवाइंडेज। इसका नाम मैंने रखा हेलिकेस एंजाइम, इसको डीएनए अनवाइंडेज भी बताते हैं। और ये एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो 2 स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान है उनको बेटे ये ब्रेक करता है और इस तरह से डीएनए अनवाइंड हो रहा है, अनजिप हो रहा है एंड हेंस इट इज कॉल्ड अनवाइंडेज और हेलिकेस। चलिए डीएनए बेटे इस जगह पे अनजिप या अनवाइंड हुआ और हमें एक स्ट्रक्चर मिला बबल लाइक या आई लाइक एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेप्लिकेशन आई। क्या इसको बताते हैं? रेप्लिकेशन आई। आप गौर करिए इस रेप्लिकेशन आई पे। रेप्लिकेशन आई के दोनों साइड से आप वाई शेप्ड स्ट्रक्चर देखते हैं बेटे। आप देखो इसको, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर आपको यहां भी मिल रहा है और यहां भी आपको वाई शेप्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है। इन वाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है बेटे रेप्लिकेशन फोकस। व्हाट आर दे कॉल्ड? सर दिस इज अ रेप्लिकेशन फोक और ये भी बेटे दूसरे साइड से रेप्लिकेशन फोक है। राइट, इट इज ऑल्सो रेप्लिकेशन फोक। वो एक रेप्लिकेशन आई, 2 रेप्लिकेशन फोकस रखती है। रेप्लिकेशन बेटे इस डायरेक्शन में भी अब होगी और इस डायरेक्शन में भी होगी। सर बोथ द रेप्लिकेशन फोकस विल बी रेप्लिकेटेड एंड हेंस रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल। बहुत इंपॉर्टेंट बेटे, रेप्लिकेशन जो है ये बाई डायरेक्शनल है। ओके, अब गौर करना, रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल है। जो है हेलिकेस बेटे अब एक साइड से जाएगा, इस साइड से नया हेलिकेस आएगा। ओके, यानी 2 हेलिकेसेस, एक इस वाले साइड से जाएगा बेटे और दूसरा इस वाले साइड से जाएगा। चलिए एक साइड को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हेलिकेस जो ही अनवाइंडिंग करेगा बेटे इस डीएनए इस रेप्लिकेशन फोक के अहेड, इस रेप्लिकेशन फोक के अहेड बेटे क्या होगा? देयर विल बी प्रोड्यूस टॉर्शंस और सुपर कॉइल्स, यानी ये ज्यादा कॉइल्ड यहां डीएनए बनेगा। राइट, और इन ज्यादा कॉइलिंग एरियाज को और इन ज्यादा कॉइल्स को हम नाम देते हैं टॉर्शंस या इनको नाम देते हैं बेटे सुपर कॉइल्स। राइट बेटे, अब सुपर कॉइल्स को आपने दूर करना है तब जाके ये डीएनए और बेटे अनवाइंड होगा, अनजिप होगा। सर इन सुपर कॉइल्स को कौन दूर करता है? बेटे हमारे पास एंजाइम एक है जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज, ये टोपोआइसोमरेज यहां पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उनमें से या एक स्ट्रैंड को या दोनों स्ट्रैंड्स को कट देता है और अगर ये कट देगा फिर वो स्ट्रैंड बेटे अनसिविल होगा, यानी वो बेटे सर्कुलर मोशन में अनसिविल होगा और इस तरह से जब वो अनसिविल होगा, टॉर्शंस दूर हो गए, सुपर कॉइल्स दूर हो गए, फिर यही टोपोआइसोमरेज उन कट एंड्स को अगेन सील करेगा। टोपोआइसोमरेसिस हमारे पास 2 तरह के हैं।
एक है टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट, एक है टोपोआइसोमेरेज सेकंड। इस टोपोआइसोमेरेज सेकंड का दूसरा नाम है डीएनए गायरेज भी बेटे। ये वाला होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर और ये देता है दोनों स्ट्रैंड्स में कट, यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में। इसलिए बेटे ये दोनों स्ट्रैंड्स में बेटे कट देता है, तो इट गिव्स डबल स्ट्रैंडेड कट्स। ये वाला बेटे दोनों स्ट्रैंड्स में कट देगा, तो मैं इधर लिखूंगा डबल स्ट्रैंड कट्स देता है। ओके, लेकिन ये वाला जो है ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में बेटे, ये एक ही स्ट्रैंड में कट देता है, इसलिए मैं लिखूंगा सिंगल स्ट्रैंड कट ये देता है, राइट। और बाद में टोपोआइसोमेरेज जो है यही सील करता है बेटे इन कट एंड्स को, राइट। आप गौर करिए, चलिए डीएनए रेप्लिकेशन बेटे हो रही है। अब चलिए बेटे अब ओपनिंग हो गई बेटे सुपरकॉइल्स की और डीएनए अनवाइंड हुआ। लेकिन क्या इस डीएनए के दो स्ट्रैंड्स की एबिलिटी है ना बेटे कि ये वापस आ सकते हैं, और वापस आने की वजह से ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड वापस आने की वजह से बेटे अगेन डुप्लेक्स बनाएंगे। इसलिए हमें इनको एक्सटेंडेड फॉर्म में रखना है, और एक्सटेंडेड फॉर्म में इनको रखते हैं कुछ प्रोटीन्स ये बेटे जो इनके साथ बाइंड होते हैं, और इन प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं SSB प्रोटीन्स, यानी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इनका काम क्या है? इनका काम है डीएनए को एक्सटेंडेड फॉर्म में रखना। चलिए बेटे ये प्रोटीन्स भी आए। अब डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस यहां से बेटे स्टार्ट होने जा रहा, ये भी स्टार्ट है। अब मेन डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। आपको याद होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एक एंजाइम करता है जिसका नाम है, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए बेटे अब मेन रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाली है, लेकिन वो रेप्लिकेशन का जो सेंट्रल एंजाइम है, मेन एंजाइम है जो नया डीएनए बनाएगा बेटे, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या है? डीएनए पॉलीमरेज बेटे, या इसका दूसरा नाम है डीएनए को पढ़ना, डीएनए बनाना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज जो है बेटे ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स। लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा उन डिफरेंट टाइप्स के बारे में, मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा जनरल में अबाउट द डीएनए पॉलीमरेज। बेटे डीएनए पॉलीमरेज खुद डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, इसको हम कहते हैं इसके पास डिनोवो एबिलिटी नहीं है, यानी टू इनिशिएट द प्रोसेस। सर फिर ये क्या करेगा? बेटे इट रिक्वायर शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए, उसके बाद ये शेर है लड़ने के लिए बेटे, गो दैट मींस इट रिक्वायर शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए, जिसको हम नाम देते हैं आरएनए प्राइमर। क्या बेटे? यानी डीएनए पॉलीमरेज को रिक्वायरमेंट किसकी है? आरएनए प्राइमर। सर ये आरएनए प्राइमर बनाएगा फिर कौन? बेटे ये एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनाएगा, यानी आरएनए बनाने वाला एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है बेटे प्राइमेस। कौन है? शाबाश, प्राइमेस एंजाइम आरएनए प्राइमर बनाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा कहां पे ये प्राइमर बनाएगा, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करेगा डीएनए आगे। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज के बारे में याद रखो बेटे बात कि ये हमेशा पॉलीमराइजेशन करता है 3' टू 5' डायरेक्शन में। और एक बात और, डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ रेप्लिकेशन नहीं करता है, बल्कि ये भी देखता है कि कहीं पे कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड मत एंटर हुआ। वो इसके पास फिडेलिटी का पावर है, वो इसके पास प्रूफ रीडिंग का पावर है बेटे। और एक और पॉइंट कि ये डीएनए पॉलीमरेज अगर कहीं पे रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड देखेगा, ये बैकवर्ड्स जाता है और उसको दूर करता है बेटे। इसको कहते हैं डीएनए रिपेयर पावर। वो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाता भी है, रिपेयर भी करता है, और इसके पास चेकिंग एबिलिटी भी है। ओके बेटे, चलिए अब हम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन कैसे प्रोसीड होती है। ओके बेटे, अब आपको मालूम है कि ये डीएनए जो है ये हमने अनवाइंड किया, और यहां जो एंजाइम है ये हेलिकेस है, यहां जो काम करने वाला बाद में है वो टोपोआइसोमेरेज है, और यहां पे जो दो स्ट्रैंड्स को दूर दूर रखने वाले प्रोटीन्स इनको एसएसबी प्रोटीन्स कहते हैं। अब जो एंजाइम आने वाला है ये एंजाइम है बेटे आरएनए प्राइमेस एंजाइम, राइट। और ये आरएनए प्राइमेस बनाएगा
प्राइमर्स ऑफ द आरएनए। देखिए कहां, यहां मैं 3 प्राइम इसको रखता हूं, ये 5 प्राइम और ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम है। अब यहां पे न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं और इन न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करता है यही आरएनए प्राइमेस एंजाइम विद ईच अदर, और इस तरह से ये शॉर्ट स्ट्रेच बना किसका, आरएनए का बेटे, और इसको नाम देते हैं आरएनए प्राइमर। क्या बेटे, आरएनए प्राइमर बना 5' से किस डायरेक्शन में बेटे, 3' डायरेक्शन में। और यहां पे ये 3 प्राइम जो है यहां पे प्रेजेंट है फ्री OH ग्रुप। बेटे अब आएगा शेयर लड़ने के लिए, यानी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और आरएनए यानी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वो भी न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए आएगा ताकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड बने। और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने की प्रोसेस का नाम ही है बेटे पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, या इसी का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। बेटे अब ध्यान दीजिए बेटे, यहां पे मैं बात कर रहा हूं, अब डीएनए पॉलीमरेज आया, वो अब जोड़ता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को इस डायरेक्शन में। सर किस डायरेक्शन में, बस बेटे यही डायरेक्शन जो चल रही है। सर ये डायरेक्शन तो चल रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके बेटे, ये बन गया अब डीएनए, लेकिन ये स्ट्रैंड जितना भी ओपन होगा, ये वाला स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड पे सिंथेसिस कंटिन्यू रहेगी इसी तरह बेटे, लेकिन ये वाला स्ट्रैंड प्रॉब्लम कर रहा है। सर कौन सी प्रॉब्लम बेटे, अगर इस डायरेक्शन से इसको बनाया जाए, आप मुझे बताइए डायरेक्शन फॉर्मेशन की क्या रहेगी। सर इट विल बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, लेकिन मैंने पहले ही आपको कहा कि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा जीरोक्स करता है, हमेशा रेप्लिकेशन करता है इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। सर दिस इज नॉट पॉसिबल एज सच। अगर ये बेटे पॉसिबल नहीं है, आप गौर करो फिर कैसे रेप्लिकेशन के चांसेस होने चाहिए, फिर कैसे रेप्लिकेशन के, फिर अगर ये पॉसिबल नहीं है बेटे, फिर आप देखो कि रेप्लिकेशन कैसे होगी। गौर करो बेटे, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज यानी प्राइमेस एंजाइम आता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है, और इसी तरह यहां आता है ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है, और उसके बाद यही डीएनए पॉलीमरेज जो है ये दूसरा यूनिट भी रखता है, और वो यूनिट मीनवाइल यहां से रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में लेता है, ये डीएनए पॉलीमरेज करता है, और इधर भी डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करता है यहां तक बेटे। सर इसका मतलब ये वाला पार्ट ये है डीएनए और ये वाला पार्ट है डीएनए, लेकिन ये वाला पार्ट जो है बच्चे ये है बेटे आरएनए का प्राइमर। क्या है, आरएनए। ये वाला पार्ट जो यहां तक है ये है आरएनए बेटे प्राइमर। आप मुझे बताइए आरएनए प्राइमर्स यहां पे मैनी आपको मिलेंगे, जितने ये शॉर्ट फ्रैगमेंट्स यहां से यहां तक इनको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बताते हैं, उतने आरएनए प्राइमर्स का भी नंबर होगा। सर आपने एक कंफ्यूजन सा क्रिएट किया, बेटे मैंने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया, मैं आपसे कह रहा हूं कि डीएनए पॉलीमरेज जब भी भागता है वो इसी डायरेक्शन में भागेगा बेटे, लेकिन इस डायरेक्शन में वो काम करता है एज डाइमर यानी एज 2 यूनिट। एक यूनिट उसका यहां रहेगा बेटे और दूसरा यूनिट उसका यहां रहेगा। ये वाला यूनिट इस डायरेक्शन में सिंथेसिस करेगा, ये वाला यूनिट इस डायरेक्शन में सिंथेसिस करेगा। सर ये वाला यूनिट जब यहां पहुंचेगा फिर ये वाला यूनिट डिटैच होगा और यही यूनिट माइग्रेट करेगा इधर बेटे। मीनवाइल ये यूनिट पहुंचा होगा बेटे इस पॉइंट पे, मतलब ये 2 यूनिट्स काम करेंगे और इस यूनिट के लिए पॉसिबल है, इस यूनिट के लिए पॉसिबल है कि ये यहां से जब यहां तक जीरोक्स करेगा फिर इसको डिटैच होना है और नए सिंथेसिस और नए सिरे से बेटे यहां से प्रोसेस को स्टार्ट करना है, बल्कि मैं कहूंगा यहां से प्रोसेस को स्टार्ट करना है। सर एक स्ट्रैंड इस तरह से सिंथेसाइज होगा कंटिन्यूअसली, यानी ये वाला स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड इन फ्रैगमेंट्स, और उन फ्रैगमेंट्स को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बताते हैं बेटे। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बन गए और इसके बाद एक प्रोसेस होनी और है, वो क्या है कि इन आरएनए प्राइमर्स को बेटे कि वो क्या है बेटे कि इन आरएनए प्राइमर्स को दूर करना है, यहां भी और यहां पे भी इनको दूर करना है। तो एक एंजाइम यही डीएनए तो यही डीएनए पॉलीमरेज बेटे बैकवर्ड्स आता है बाद में और ये इन प्राइमर्स को दूर करता है और इनकी जगह यही क्रिएट करता है नया डीएनए बेटे। वो प्राइमर्स आर रिमूव्ड बाय द एक्सोन्यूक्लियर
एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब है जब न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक एंड पे किया जाएगा, इट इज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और जब बीच में डीएनए को ब्रेक किया जाएगा, दैट इज एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। सर हमें समझ आया, जो टोपोआइसोमरेस है वो डीएनए को बीच में कट करता है, इट वर्क्स एज एंडोन्यूक्लियस। और डीएनए पॉलीमरेस एक एक न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करेगा एंड से, इट इज कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो डीएनए पॉलीमरेस बैकवर्ड्स आता है और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाने की वजह से बेटे यहां पे रिमूव करता है प्राइमर्स, और फिर प्राइमर्स की जगह, और फिर प्राइमर्स की जगह बनाता है नया डीएनए। और फिर इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को लास्ट पे बेटे सील करना है, एक सीलिंग एंजाइम आएगा और उस एंजाइम का नाम है बेटे डीएनए लाइगेज। तो लाइगेज सील करता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को। चलिए मुझे बताइए बेटे, अगर ये फ्रैगमेंट्स 10 है तो 10 जगहों पे आपको 10 प्राइमर्स रिमूव करने हैं, और फिर आपको वहां पे सील भी मेनी साइट्स पे करना है, यानी ऑलमोस्ट 9 प्लेसेस पे आपको सील करना है। और इस तरह से वो टाइम लेगा। हेंसफोर्थ ये स्ट्रैंड बाद में, ये स्ट्रैंड बेटे एंड हेंसफोर्थ ये स्ट्रैंड बाद में रेडी होगा, लेकिन ये स्ट्रैंड पहले ही रेडी होगा, बिकॉज इस स्ट्रैंड में आपको एक ही प्राइमर रिमूव करना है। और इस तरह से इस स्ट्रैंड को पहले रेडी होने की बुनियाद पे नाम देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बेटे? लीडिंग स्ट्रैंड। और इस स्ट्रैंड को बाद में रेडी होने की पादाश में नाम दिया जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। बेटे लैगिंग स्ट्रैंड का मतलब है जो बाद में रेडी होगा। आप लास्ट पे बेटे कंक्लूजन की जानिब आइए, क्या ये हेलिकेज कंटिन्यूअसली जाएगा? हां बेटे, ये इवेंचुअली यहां से निकलेगा। आप मुझे बताइए, ये स्ट्रैंड भी फिर यहां तक रेप्लिकेट होगा, और ये स्ट्रैंड भी बेटे यहां से ओकाजाकी फ्रैगमेंट बना के बेटे कंप्लीट रेप्लिकेशन करेगा। तो ये भी सेपरेट होगा, ये वाला स्ट्रैंड इधर बेटे, और ये वाला स्ट्रैंड बेटे इधर, ये वाला स्ट्रैंड। और इस स्ट्रैंड पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बने बेटे, और इस स्ट्रैंड पे एक कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, इसको मैंने बताया बेटे लीडिंग स्ट्रैंड, और इस स्ट्रैंड को मैंने बताया बेटे लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये लैगिंग स्ट्रैंड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के ज्वाइन करने के बाद लेटर ऑन रेडी होगा। तो हेंसफोर्थ ये P1 है बेटे, ये N1 है ना, ये P2 है, ये है ना N2। बताइए इस डीएनए मॉलिक्यूल में कितना पेरेंट का रहा? सर 50% पेरेंट का रहा सर, 50%, यानी एक स्ट्रैंड नया बना बेटे। इसी रेप्लिकेशन को हम नाम देते हैं जिसमें जिसमें एक नए डीएनए मॉलिक्यूल में पेरेंट का कंजर्व रहता है 50% और नया बनता है 50%, और इस डीएनए रेप्लिकेशन को ही नाम देते हैं हम व्हाट? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि इट इज सेमी कंजर्वेटिव, आपने एग्री किया यस सर, लेकिन आप एक पॉइंट और याद रखिए बेटे, बताओ एक स्ट्रैंड होता है ना सिंथेसाइज कंटिन्यूअसली, ये वाला कंटिन्यूअसली यहां तक, और ये वाला स्ट्रैंड जो है ये बेटे ये इन फ्रैगमेंट्स हुआ ना, क्या मैं कहूंगा एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस, कैन आई कॉल इट एज सेमी कंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन? सर यस, सेमी कंटिन्यूअस, यानी एक कंटिन्यूअस दूसरा सेमी कंटिन्यूअस, इसलिए टोटल में सेमी कंटिन्यूअस। क्या मैं कह सकता हूं सेमी डिसकंटिन्यूअस? यस सर, बिकॉज एक डिसकंटिन्यूअस दूसरा कंटिन्यूअस, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी डिसकंटिन्यूअस। ये अलग बातें हैं, सेमी कंटिन्यूअस एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस, लेकिन सेमी कंजर्वेटिव अलग बात है। ओके बेटे, तो काफी है यहां तक मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। आप पॉइंट्स पे जा सकते हैं, आप खुद इनको एनालाइज करो। आप देखिए बेटे पॉइंट्स को एनालाइज करो, आप बिल्कुल इनको वॉच कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। ऑलराइट, क्या रीड बेटे? ओके, एनी डाउट? और देखिए आगे बेटे। ओके, एनी डाउट बेटे? और देखिए। ओके, एनी डाउट बेटे? एक और बोर्ड देखिए स्लाइड्स का। ओके बेटे, क्या रीड इसको? एनी डाउट? फाइन, जरा इसको देखिए। और एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड इन ए क्रिस्टल क्लियर मैनर। ओके ओके
Excellent. Fine. Okay. Move forward. एंड तक इसको रीड कीजिए. ओके बेटे, इस तरह से हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ. इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. फी अमानिल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.